नमस्कार, दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट टॉक शो पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जिया शर्मा। दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट टॉक शो हृदय रोगों के बारे में लोगों को जागरूक करने की एक अनूठी पहल है, क्योंकि दिल की बीमारी विश्व भर में जल्दी मृत्यु का एक बड़ा कारण है। हमारे भारत में ही हर 33 सेकंड में एक व्यक्ति हृदय रोग से मृत्यु को प्राप्त होता है, जो कि चिंतनीय बना हुआ है। लगातार इस पर लोग चर्चा भी करते हैं और हृदय रोगों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। इसी के उपलक्ष्य में आज हमारे बीच देश के जाने माने प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलेंद्र त्रिवेदी, डॉक्टर गिरीश कौठेकर, डॉक्टर सिद्धांत जैन और डॉक्टर अनिरुद्ध व्यास मौजूद हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो हमें हृदय रोगों से बचाव और उनके उपचार के बारे में अधिक जानकारी देंगे। दिल से दिल तक हार्ट टॉक शो में आप सभी का बहुत स्वागत है। और सबसे पहला सवाल मैं डॉक्टर शैलेंद्र त्रिवेदी आपसे करूंगी, क्योंकि लगातार हृदय रोग से मरने वालों की जो संख्या है भारत में वो बढ़ती जा रही है, लेकिन इसके पीछे का मुख्य कारण क्या है, ये बड़ा सवाल है। एक चिकित्सा विशेषज्ञ के रूप में आप अपनी लाइफस्टाइल, जीवन शैली में क्या बदलाव लोगों को सुझाव देंगे, उसके बारे में? तो जैसा कि आपने पूछा कि हृदय रोगों का सबसे मुख्य कारण जीवन शैली में जो हमारे परिवर्तन हो रहा है, तो अच्छी जीवन शैली कैसे होना चाहिए। तो देखिए, हमारे जीवन शैली में सबसे आवश्यक है कि हम एक्सरसाइज करें और हम जो भोजन करते हैं उसमें सभी प्रकार के एलिमेंट्स, जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, फैट्स, इनका एक प्रॉपर प्रोपोर्शन हो। तो हमारी डाइट में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की प्रचुर मात्रा होना चाहिए, प्रोटीन्स ज़्यादा होना चाहिए और फैट्स का कंटेंट कम होना चाहिए, जो हमारे कैलोरीज़ का करीब 7 से 8% ही बनाए, इससे ज़्यादा फैट नहीं लेना चाहिए। हमें नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए। इसके अलावा एक बहुत चीज़ इम्पॉर्टेंट जो है वो है, हमारे युवाओं में तंबाकू का सेवन काफ़ी बढ़ रहा है, मेनली स्मोकिंग के रूप में। तो स्मोकिंग बड़ी हार्मफुल होती है, हमें स्मोकिंग नहीं करना चाहिए या तंबाकू का उपयोग किसी भी रूप में नहीं करना चाहिए। अल्कोहल का सेवन नहीं करना चाहिए। अल्कोहल यदि कम मात्रा में लिया जाए तब तो शायद टॉलरेबल है, लेकिन नियमित सेवन अल्कोहल का निषिद्ध है। उस लाइफस्टाइल में ये चेंज करना आवश्यक है। और इसके अलावा हमें अपनी जो रिस्क फैक्टर्स कहे जाते हैं, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, मोटापा है, इन सबको कंट्रोल में रखना चाहिए। बिल्कुल, तो ये पूरा एक लाइफस्टाइल हो सकता है, आपका रूटीन आपको चेंज करना चाहिए ताकि आप अपने हार्ट को स्ट्रांग और चुस्त दुरुस्त रख सकें। डॉक्टर गिरीश, मेरा अगला सवाल आपसे रहेगा कि एक मरीज दिल का दौरा पड़ने की पहचान कैसे कर सकता है? कौन से ऐसे सिम्टम्स होते हैं? क्योंकि दिल का दौरा पड़ने और गैस्ट्रिक परेशानी के कारण होने वाला जो दर्द होता है, उसके बीच में कभी कभी डिफरेंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और दिल का दौरा पड़ने पर व्यक्ति को बचाने के लिए जो सबसे पहला उपचार होता है वो क्या हो सकता है? क्या कदम हम उठा सकते हैं? यहाँ ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम भारतीयों में हार्ट की प्रॉब्लम, हृदय के रोग के विकार ज़्यादा हैं और कम उम्र में हैं। कई बार हम लोग, सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट है, जैसे मैंने कुछ दिन पहले भी बोला था कि हार्ट इज़ टाइम इज़ मसल, मतलब समय बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये दोनों भाग जो आप पूछ रहे हैं ये इम्पॉर्टेंट हैं कि जैसे कैसे पहचानें कि हार्ट की प्रॉब्लम है ये। अच्छा, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि हमारे देश में हर हार्ट का या कोई भी पेशेंट बोलता है गैस के कारण तकलीफ़ हो गई या एसिडिटी के कारण तकलीफ़ हो गई। क्या वो हार्ट से संबंधित तो नहीं है? एक बहुत सिंपल सा है कि हार्ट की परेशानी के लिए इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पर सब लोग सोचते हैं लेफ़्ट साइड में है, परंतु इसमें नॉर्मली सेंट्रली पेन ज़्यादा होता है। इट कैन बी बोथ आर्म्स, इट कैन बी नेक, इट कैन बी बैक, और अपने कोहनियों में भी हो सकता है। तो ये पेन किसी भी तरह से हो सकता है। या अगर कोई डायबिटिक है तो उसको हो सकता है पेन ना हो, उसको भारीपन महसूस हो। ऐसा कहते हैं कई बार डायबिटिक लोगों में साइलेंट अटैक, पर मोटे तौर पे समझना ज़रूरी है कि साइलेंट अटैक साइलेंट नहीं होते, हम मिस करते हैं उसके वार्निंग सिग्नल्स, जैसे भारीपन या सांस फूलना। तो ये सिम्टम्स हैं। दूसरा भाग कि अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है तो उसको क्या करना चाहिए। सबसे पहला, उसको
आराम देना है, उसको लेटा देना है या बैठा देना है और खुली हवा देना है, गुड फ्रेश एयर। एंड सेकंड, अगर वो हार्ट का बीमार है तो उसको ज़बान के नीचे नाइट्रेट की गोली देना चाहिए। यहाँ पर याद रखें कि अपने पास में उन्हीं अस्पतालों को पहले से चिन्हित करके रखें जहाँ पर हार्ट की सुविधाएं हो, कम से कम आईसीयू हो। बिल्कुल डॉक्टर गिरीश, प्राथमिक तौर पर क्या कदम उठाने चाहिए ये आपने बताया, और साथ ही प्राथमिक तौर पर क्या उपचार हम कर सकते हैं ये भी आपने बताया। साथ ही ये बहुत ज़रूरी था जानना दर्शकों के लिए कि आखिर गैस्ट्रिक पेन और हार्ट पेन में आखिर क्या डिफरेंसेस होते हैं और उसके लिए हम क्या अलग अलग उपचार कर सकते हैं। एक और कंफ्यूजन रहती है लोगों में, डॉक्टर सिद्धांत से मैं वो पूछूंगी, क्योंकि लोगों का ऐसा मानना है कि एंजियोग्राफी करने के बाद आमतौर पर मरीज से ये भी कहा जाता है कि आप अपनी एंजियोप्लास्टी करा लीजिए। क्या ये वाकई एक फैक्ट है? एंजियोप्लास्टी और एंजियोग्राफी में आखिर क्या डिफरेंसेस होते हैं? लोगों को बहुत कम जानकारी होती है, और आप ये कैसे तय कर सकते हैं कि मरीज को एंजियोप्लास्टी या फिर बाईपास की जरूरत है भी या फिर नहीं? जी, बहुत ही अच्छा सवाल है। एंजियोग्राफी जो होती है वो हार्ट की जो आर्टरीज होती है, धमनियां होती है, उनमें रुकावट के लिए करी जाने वाली जांच होती है, और एंजियोप्लास्टी जो होता है वो जांच का इलाज होता है। तो एंजियोग्राफी जांच में मरीज के हृदय की 3-4 जो आर्टरीज होती है उसका पिक्चर लिया जाता है, और ये बहुत बार देखा गया है कि मरीजों को लगता है कि एंजियोग्राफी हमारी डॉक्टर करेंगे, जो आपका कहना है सही है, उन्हें लगता है फिर बाईपास सर्जरी एंजियोप्लास्टी की सलाह देंगे। इसका कारण क्या है? देखिए, एंजियोग्राफी में जो रिपोर्ट निकलती है, जो बीमारी निकलती है, उसके आगे जो सलाह देनी है, उसके लिए हम लोगों को मार्गदर्शिका, जिन्हें गाइडलाइंस कहते हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड काफी क्लियर है। किसी मेन धमनी में यदि 70% से ज्यादा ब्लॉकेज है या खून के थक्के जमे हुए हैं जिससे कि मरीज को नुकसान होने की संभावना है, तो उसे एंजियोप्लास्टी या बाईपास करने की सलाह दी जाती है। और इसमें मरीजों को जब सलाह देते हैं तो मरीज की हार्ट की पंपिंग, उसकी प्रेजेंट कंडीशन, मरीज को हार्ट अटैक आया है या आने की संभावना, ये सब ध्यान में रख के सलाह दी जाती है। अब ऐसा क्यों होता है कि मरीजों को लगता है कि जब भी एंजियोग्राफी होती है तो हमें बाईपास या एंजियोप्लास्टी की सलाह देते हैं? उसका कारण समझना बहुत जरूरी है। एंजियोग्राफी की जांच हम लोग, हमारे मरीज कराते कब है? नॉर्मल प्रक्रिया में यदि किसी को हल्की फुल्की तकलीफ है, उसकी रूटीन चेकअप में, ट्रेडमिल टेस्ट में, स्ट्रेस टेस्ट में यदि हार्ट के ब्लॉकेज का डाउट आ रहा है, उसको एंजियोग्राफी कराने की सलाह देंगे तो अधिकतर लोग एंजियोग्राफी को अवॉइड करते हैं। एंजियोग्राफी को कब कराते हैं? जब उनको हृदयाघात होता है, हार्ट अटैक आ जाता है, या उनके हार्ट की पंपिंग काफी कम होकर उनकी बीमारी बिल्कुल अंतिम स्टेज में पहुंच जाती है, तब हम एंजियोग्राफी कराने जाते हैं। और ऑब्वियसली यदि एंड स्टेज में एंजियोग्राफी कराएंगे तो ब्लॉकेजेस ज्यादा निकलेंगे, और ब्लॉकेजेस ज्यादा निकलेंगे तो उनके इलाज के लिए आपको एंजियोप्लास्टी या बाईपास कराने की सलाह डॉक्टर को जरूरी होगी तो वो देंगे। एंजियोग्राफी में हम कैसे डिसाइड करते हैं? उसके बहुत सारे तरीके हैं। एंजियोग्राफी देख के यदि 70% से ज्यादा ब्लॉकेज आपको दिख रहा है तो आप सलाह देते हैं। इसके अलावा और बहुत से तरीके होते हैं। FFR करके जांच होती है, इंट्रावस्कुलर अल्ट्रासाउंड होता है आईवर्स, या इंट्रावस्कुलर CT OCT करके जांचें होती है, जिसको देख के समझ के डॉक्टर अपने अनुभव के आधार पर और जो इंटरनेशनल गाइडलाइंस है, मार्गदर्शिका, उस हिसाब से सलाह देते हैं। पूरी रिपोर्ट हमेशा पेशेंट के पास रहती है, एंजियोग्राफी की CD पेशेंट को मिलती है, रिकॉर्डिंग मिलती है, तो सलाह तो हमेशा सही दी जाती है। पर होता यह है कि मरीज सही टाइम पे एंजियोग्राफी कराने आता ही नहीं है। हमेशा आप लेट स्टेज में, हार्ट अटैक के बाद या बिल्कुल एंड स्टेज में आते हैं तो ऑब्वियसली बीमारी ज्यादा निकलती है, और बीमारी ज्यादा निकलती है तो बाईपास या एंजियोप्लास्टी की सलाह देते हैं, तो मरीजों को लगता है कि एंजियोग्राफी हुई तो हमारी एंजियोप्लास्टी या बाईपास हो गया। तो उसका कारण हमको समझना जरूरी है। यदि हम हमारे हृदय के स्वास्थ्य के लिए, हमारे हृदय के लक्षणों के लिए, दिल की ब्लॉकेज की बीमारी के लिए पहले से जागरूक रहेंगे, हम आगे बढ़ के अपनी जांच कराएंगे। यदि आपकी उम्र 35-40 साल से ऊपर है, यदि आपके परिवार में किसी को हार्ट की बीमारी है, आपका वजन ज्यादा है, आपको शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, ब्लड प्रेशर है, या कोई और तकलीफ है जिससे हार्ट डिजीज होने की संभावना बढ़ती है, तो प्लीज अपना रेगुलर चेकअप कराइए। आप जब रेगुलर चेकअप कराएंगे तो बीमारी बहुत कम स्टेज में पकड़ में आएगी। उस टाइम हो सकता है एंजियोग्राफी में आपके ब्लॉकेज काफी कम निकले और डॉक्टर खुशी खुशी आपको कहे कि आप सिर्फ दवाइयां ले और दवाइयां से ही आपकी बीमारी नियंत्रित हो जाएगी। परंतु आप यदि अपने स्वास्थ्य की अनदेखी करेंगे और आप खुद हार्ट डिजीज की एडवांस स्टेज से, हार्ट अटैक से ग्रसित होंगे, और फिर आप इमरजेंसी में हार्ट हॉस्पिटल में जाके वहां पे डॉक्टर से एंजियोग्राफी करवाएंगे, तो ब्लॉकेज निकलने की संभावना रहेगी, और डॉक्टर तो वही सलाह देंगे जो सही होगा। तो हमेशा सलाह सही दी जाती है, मरीज डायग्नोसिस करने में, सही टाइम पे पहुंचने में लेट हो जाते हैं। ये कारण है कि मरीजों में भ्रांति बहुत ज्यादा फैली हुई है। डॉक्टर अनिरुद्ध भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर अनिरुद्ध, पेसमेकर के बारे में ज्यादा जानकारी लोगों को नहीं होती है कि आखिर इसका इस्तेमाल कब और कैसे करना चाहिए, इसकी आवश्यकता कब पड़ती है, और पेसमेकर के आखिर अगर प्रकार होते हैं तो वो कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले बताएं कि आखिर पेसमेकर कैसा डिवाइस होता है और साथ ही इसकी आवश्यकता कब मरीज को ज्यादा देखने को मिलती है। जैसे इंजन में स्पार्क प्लग और फ्यूल सप्लाई जैसे मुख्य एस्पेक्ट होते हैं, वैसे ही ह्यूमन हार्ट में भी इस तरह का सिस्टम होता है। फ्यूल सप्लाई में ब्लॉकेज की वजह से जो होने वाली व्याधियां हैं उसके बारे में तो जनसाधारण को काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन रहती है, जिसे हार्ट अटैक कहते हैं।
बट जो इस स्पार्क प्लग के फॉल्ट की वजह से होने वाली व्याधियां हैं, जो हार्ट के कंडक्शन सिस्टम में बीमारी होने की वजह से होती है, उसके बारे में जनसाधारण में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और नॉलेज नहीं है। इसी तरह की बीमारियों की वजह से हृदय की गति अनियमित रूप से बहुत ज़्यादा या बहुत कम हो सकती है। इस स्थिति को टेकिकार्डिया या कंप्लीट हार्ट ब्लॉक कहते हैं। ऐसी स्थिति में इस बिगड़े हुए बिजली के तंत्र को सुनियोजित तरीके से वापस क्रियाशील करने के लिए एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस लगाई जाती है, जो यहाँ लेफ्ट साइड में कॉलर बोन के नीचे स्किन के अंदर फिट करते हैं और उससे कुछ तार हार्ट को बिजली के सिग्नल प्रोवाइड करते हैं। इस तरह की डिवाइस को पेसमेकर कहते हैं। पेसमेकर हृदय की गति कम होने पे, हृदय की गति बहुत ज़्यादा होने पे और हार्ट की पंपिंग वीक होने पे लगाए जाते हैं। ये पेसमेकर वे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं जो आकस्मिक जान जाने के खतरे से मरीजों को बचाती हैं और इस तरह ये हार्ट के ट्रीटमेंट में काफ़ी सहायक होती है। डॉक्टर शैलेंद्र, अभी जो कोरोना का संकट लगातार हमारे बीच चल रहा है, ऐसे में हमने देखा है कि जिनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है वो तो इससे पार पा रही है, इससे जंग जीत रहे हैं, लेकिन जिनकी इम्यूनिटी थोड़ी सी वीक है वो कहीं ना कहीं इसके खतरे को ज्यादा झेल भी रहे हैं। और ज्यादातर हमने देखा है कि जो थोड़े से एजेड हैं लोग, उनमें हार्ट अटैक का जो प्रॉब्लम है वो ज्यादा बना हुआ है और सीधे मृत्यु हो जाती है। कोरोना अगर वो पॉजिटिव है, हार्ट अटैक आता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। इसके पीछे की मुख्य वजह आप क्या मानते हैं? दूसरा सवाल ये रहेगा कि इससे बचने के लिए आखिर कोरोना पॉजिटिव मरीज क्या करे? अगर वो हार्ट पेशेंट है या फिर उसको दिल से जुड़ी हुई कुछ बीमारियां हैं, तो फिर वो कोरोना पॉजिटिव होने के बाद क्या कर सकता है? ये इस समय के जो सर्कमस्टांसेस हैं उसके लिए आपने बड़ा एप्रोप्रिएट क्वेश्चन पूछा है। और पहले तो ये मैं बता दूं आपको कि कोरोना के कारण करीब 10 से 15% लोगों में, जिनको यदि हार्ट की प्रॉब्लम पहले नहीं है तो भी करीब 10 से 15% लोगों में हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है। वो हार्ट की मसल के इन्फ्लेमेशन के रूप में होता है, मायोकार्डाइटिस हम जिसे बोलते हैं। और इसके अलावा जिन लोगों को ऑलरेडी हार्ट की तकलीफ़ है, जो नॉन हार्ट पेशेंट्स हैं, उनको एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि यह देखा गया है कि जिन लोगों को डायबिटीज़ है, हार्ट अटैक है, उन लोगों को यदि पहले हो चुका है तो ऐसे लोगों को, पर्टिकुलरली एल्डरली लोगों को, कोरोना के समय इससे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावना और मृत्यु का कारण भी हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए जो प्रिकॉशन लेने का जहाँ तक सवाल है, जो शायद हर चैनल पर, हर रेडियो में, हर पेपर में यह प्रिंट हो रहा है या सुनाया जा रहा है कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना चाहिए, सैनिटाइजेशन का प्रॉपर उपयोग करना चाहिए, मास्क का उपयोग करना चाहिए। यही प्रिकॉशंस हैं जो एक हार्ट के पेशेंट को भी लेनी है और जो एक हार्ट का पेशेंट नहीं है उसको भी लेनी है। बिल्कुल। डॉक्टर गिरीश, मेरा सवाल आपसे रहेगा, क्योंकि कोरोना का संकट चल रहा है, ऐसे में तमाम जो बीमारियां हैं उनके उपचार में भी हमने बदलाव देखे हैं और लोगों की लाइफस्टाइल में तक बदलाव काफ़ी हद तक आ गया है। तो क्या कोरोना पॉजिटिव मरीज में हार्ट अटैक के उपचार में भी क्या कोई बदलाव आया है? कोई संशोधन देखने को मिला है? कोई एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेने की बात कही जाती है? देखिए, सबसे पहला तो पॉइंट एक है कि अभी हमें इस महामारी के बारे में, मतलब कोरोना के बारे में 6-8 महीने की ही जानकारी है। आई ऑलवेज से कि ये पेंडेमिक इसलिए है, महामारी इसलिए है कि इसके बारे में पूरी जानकारी हम लोगों को या साइंस को उतना नहीं है। अगर मालूम होता तो हम लोग कब का इसको कंट्रोल कर लेते। सेकंड पार्ट है कि फिर भी 6-8 महीने में जो गाइडलाइंस आई हैं उसके अनुसार मैं इसको 2 चीज़ों में बांटूंगा। एक तो है ना, किसी कोरोना पेशेंट को है ना हार्ट की प्रॉब्लम हो जाए तो क्या करना है, और दूसरा कि किसी को हार्ट अटैक हो गया और उसको अपने अस्पताल में ला रहे हैं तो उनका क्या, किस तरह से इलाज हो। दोनों का डिनोमिनेटर इज सेम, एक ही बेसिक तथ्य है कि हम लोगों को ये मान के चलना है ये पेशेंट जिसकी जांच नहीं हुई है वो कोरोना पॉजिटिव है, क्योंकि जिस तरह से ये महामारी इतनी फैली हुई है तो उसको मान के चलना है। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है कि अगेन इम्पॉर्टेंट है कि
हम किसी भी हार्ट अटैक में या किसी भी हार्ट की प्रॉब्लम में रिस्क स्ट्रैटिफिकेशन करते हैं, मतलब उस पेशेंट को कितनी बीमारी की सिवियरिटी है। इसका तात्पर्य यह है, बहुत सारे टेस्ट हैं जिससे कि ना इकोकार्ड, ईसीजी, इको, एज, डायबिटीज़ वगैरह, उसका हार्ट का पंपिंग कितना है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ट्रोपोनिन लेवल्स होते हैं, इन चीज़ों से रिस्क स्ट्रैटिफिकेशन होता है। अभी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि अगर लो रिस्क है तो उस पेशेंट को कंजर्वेटिव मतलब दवाओं पे ज़्यादा मेंटेन करना ज़रूरी है, और अगर वो मॉडरेट रिस्क है तो उसको ऑब्जर्वेशन में रखें। अगर उसकी हालत बिगड़ती है तो उसको बहुत एग्रेसिव करें। और लास्ट है कि कोई नेचुरली कि कोई बहुत हाई रिस्क पेशेंट है तो उसको पूरा ट्रीटमेंट दिया जा रहा है अभी, मतलब जैसे डॉक्टर सिद्धांत जैन ने बताया, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, बाईपास, ये सब हो रहे हैं। पर नेचुरली आप भी समझ सकते हैं कि अगर उसको हार्ट की प्रॉब्लम है, उसको कोरोना का प्रॉब्लम है या कोरोना सस्पेक्ट है, उस कंडीशन में अगर कोई भी प्रोसीजर करते, कोई भी इन्फेक्टेड पेशेंट में करते हैं तो इट इज़ अ हाई रिस्क फॉर हिम ऑल्सो, एंड नॉट ओनली इन केस ही इज़, वो पेशेंट है ना अगर कोरोना पॉजिटिव है तो वो है ना हेल्थ केयर वर्कर्स को भी इन्फेक्ट कर सकता है। तो उनको कम से कम हम लोगों को एक्सपोज करना है, जल्द से जल्द उसको इलाज करके घर भेजना है। बिल्कुल, और क्योंकि हमने हमेशा देखा है कि कई बार ऐसी जब भी दिक्कतें होती हैं तो ऑनलाइन डॉक्टर शॉपिंग बहुत की जाती है, इंटरनेट पर दवाओं को देखा जाता है। डॉक्टर सिद्धांत से भी मेरा ट्रीटमेंट को लेकर ही एक सवाल होगा कि ऐसी कोई एंटी हाइपरटेंसिव दवा जो कोरोना काल में नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि लोगों को अभी भी काफ़ी भ्रांतियां हैं दवाओं को लेकर। मैंने जैसा कि कहा इंटरनेट पर देख लेते हैं, लेकिन ऐसी कोई एंटी हाइपरटेंसिव दवा जो नहीं लेनी चाहिए बिल्कुल भी? जी, आपका जो सवाल है एंटी हाइपरटेंसिव यानी ब्लड प्रेशर की मेडिसिन जो नहीं लेना चाहिए, सवाल बहुत वैलिड है, रिलेवेंट है, लेकिन इस सवाल को मैं थोड़ा बदलना चाहूंगा। आपका सवाल होना चाहिए कि क्या पेशेंट्स को अपनी ब्लड प्रेशर की मेडिसिन कम करना चाहिए या बदलना चाहिए या रोकना चाहिए? मेरा जवाब हुआ बिल्कुल नहीं। यदि कोई पेशेंट को ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन है और वो अपनी दवाइयां ले रहा है रेगुलर कोरोना के पहले से और उसका ब्लड प्रेशर अच्छा कंट्रोल है, तो कोरोना के खतरे को कम करने या ज्यादा करने के हिसाब से यदि आप इंटरनेट पे कहीं से कुछ गलत जानकारी लेते हैं, अपनी दवाइयों में बदलाव करते हैं, तो ये आपके लिए घातक हो सकता है। यदि आपको कोरोना का इन्फेक्शन भी होता है तो भी आपको अपनी ब्लड प्रेशर की दवाइयां कंटिन्यूअस लगातार चालू रखनी पड़ेगी। और देखा गया है कि कोरोना के जो पेशेंट है जिनको ऑलरेडी ब्लड प्रेशर था, उनमें ब्लड प्रेशर होने के कारण ही कोरोना का जो आउटकम है, जो परिणाम है, वो गंभीर निकलता है। रिस्क कोरोना में खराब परिणाम आने की या मौत की या कॉम्प्लिकेशन होने की रिस्क ब्लड प्रेशर के मरीजों में 2 से 3 गुना ज्यादा होती है। और कुछ न्यूज आई थी, आपका बिल्कुल सही कहना है, सोशल मीडिया पे या मीडिया में न्यूज आई थी कि कुछ दवाइयां होती है, जैसे कुछ पेशेंट्स जो ब्लड प्रेशर के लोसार्टान, टेल्मीसार्टान, रेमिप्रिल, इस तरह की दवाइयां लेते हैं। कुछ न्यूज आई थी कि दवाइयां, कोई न्यूज आई थी इसको रोक देना चाहिए या इसको बदलना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी तक जितनी भी स्टडीज पिछले 6-8 महीने में हुई है, उसमें ब्लड प्रेशर की किसी भी दवाई को चेंज करने की कोई गाइडलाइन नहीं है। तो मेरा रिक्वेस्ट है सभी मरीजों से, सिर्फ ब्लड प्रेशर की नहीं, आपकी शुगर की, कोलेस्ट्रॉल की, आपकी ब्लड प्रेशर की, आपकी हार्ट की जो भी दवाइयां आप ले रहे हैं, प्लीज उनको नियमित लेते रहिए। अपने डॉक्टर को दिखाए बिना उसकी डोज कम ज्यादा मत करिए, उसको चेंज मत करिए, नहीं तो आप अभी इलाज में बहुत मुश्किल हो सकती है और कोरोना इन्फेक्शन के मैनेजमेंट में भी काफी तकलीफ आ सकती है। तो आपको अपनी सारी दवाइयां इनफैक्ट और ज्यादा रिलीजियस और ज्यादा सही तरीके से लेनी है और अपने ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, शुगर सबको कंट्रोल करना है, बहुत बहुत जरूरी है। यही अपील भी हमारे लोगों से है कि कोई भी प्रिकॉशन या फिर वो कोई एक्स्ट्रा मेजर्स भी ले रहे हैं या फिर किसी प्रकार का कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं, दवाई ले रहे हैं, उसको बंद करना चाहते हैं या फिर उससे जो भी इफेक्ट्स उनके ऊपर हो रहे हैं, खुद बंद करने से पहले वो एक बार अपने डॉक्टर से जरूर जाकर सलाह लें। डॉक्टर अनिरुद्ध, मेरा सवाल अगला आपसे है कि टेली कंसल्टेशन के बारे में आपका क्या कहना है, क्या कहना चाहेंगे आप दर्शकों? इन दिनों टेली कंसल्टेशंस के 2 स्वरूप हैं। एक वो जो ज़्यादा व्यापक है और व्यर्थ है, एक वो जो कम व्यापक है बट महत्वपूर्ण है। जो ज़्यादा व्यापक और व्यर्थ है वो है जिसमें पेशेंट्स खुद अपने आप व्हाट्सएप से, फेसबुक से, गूगल से अपनी बीमारी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन निकाल के स्वयं अपना इलाज करने का प्रयत्न और प्रयास करते हैं, जिसके साथ उन्हें उससे कुछ फ़ायदा तो होता नहीं है, कई केसेस में नुकसान देखा गया है। जो कम व्यापक और महत्वपूर्ण है स्पेशली इस समय में, वो है डॉक्टर के साथ किया गया टेली कंसल्टेशन। वो वीडियो कॉल के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से किया जाता है। सोशल मीडिया की ताकत इतनी व्यापक है
कि कोरोना काल में ही नहीं, पहले से ही कई पेशेंट्स हमें अपना ईसीजी करा के, मानो कोई पेशेंट है 600 किलोमीटर दूर बैठे हैं, छाती में दर्द हुआ तो स्वयं अपना ईसीजी करा के हमें फोटो खींच के व्हाट्सएप कर देते कि सर हमें छाती में दर्द हुआ था। इससे पहले कि हम बोलें कि ईसीजी कराइए, वो तुरंत बोल देते हमने आपको ईसीजी करके व्हाट्सएप कर दिया। ये कम व्यापक है बट महत्वपूर्ण है, स्पेशली कोरोना काल में, क्योंकि इसमें ट्रांसपोर्ट और ट्रैवल अफेक्ट हुआ है। तो ज़्यादा जो रिमोट एरियाज में पेशेंट्स रहते हैं उनका ट्रैवल अफेक्ट हुआ है, इसलिए उन्हें आकस्मिक और इमीडिएट प्रॉम्प्ट मेडिकल ट्रीटमेंट में डिले होता है, जिससे कई सारे कॉम्प्लिकेशंस खड़े होते हैं। इन कॉम्प्लिकेशंस को एक अच्छे स्वस्थ टेली कंसल्टेशन के माध्यम से सॉल्व किया जाता है। बट इसमें यह समझना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह के सिम्टम्स, किस तरह के लक्षणों को हम टेली कंसल्टेशन के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं, किस तरह के रोगों का उपचार टेली कंसल्टेशन के माध्यम से हो सकता है। फर्ज करिए जैसे कोई ब्लड प्रेशर का मरीज है या ब्लड शुगर का मरीज है और वो नियमित रूप से अपना ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर कंट्रोल करके रीडिंग्स आप अपने डॉक्टर के साथ शेयर कर रहा है। अगर वो सब चीज़ें सामान्य है और कंट्रोल है तो ये चीज़ें टेली कंसल्टेशन के माध्यम से की जा सकती है। मानो किसी व्यक्ति को कुछ अनयूजुअल, अस्वाभाविक सिम्टम्स हो रहे हैं, जैसे छाती में दर्द, जैसे कि सांस फूलना, घबराहट होना, बेहोशी होना, इस तरह के सिम्टम्स अगर वो डॉक्टर के साथ फ़ोन करके टेली कंसल्टेशन के माध्यम से सॉल्व करने का प्रयास करेगा तो उसमें डॉक्टर ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि इस तरह के सिम्टम्स को इवेल्युएट करने के लिए एक डिटेल साक्षात्कार आवश्यक है, एक डिटेल फिजिकल एग्जामिनेशन रिक्वायर्ड है, कई तरह की जांच रिक्वायर्ड है जैसे ईसीजी, एकोकार्डियोग्राम। इस तरह की इश्यूज़ के लिए डॉक्टर के पास पहुंचना बहुत आवश्यक है। बट स्टेबल इश्यूज़ के लिए हम ज़रूर टेली कंसल्टेशन के माध्यम से हमसे कोसों दूर बैठे डॉक्टर के साथ वार्तालाप कर सकते हैं। इस समय इस वक्त की रिक्वायरमेंट है कि हम इस चीज़ की यूटिलिटी को समझें और इससे होने वाली परेशानी और दुर्भाग्यपूर्ण इवेंट से बचें। बिल्कुल, आप सभी डॉक्टर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए और दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट शो में हृदय से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा की, हमारे दर्शकों तक ये इन्फॉर्मेशन आपने पहुंचाई। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट टॉक शो में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।